अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का अतुल कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। और देखिए, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 18 यानी 18 हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है हाइगन्स का सिद्धांत यानी हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स का सिद्धांत इसके पहले हम वीडियो दिए हैं, उसमें दे चुके हैं कि हाइगन्स का सिद्धांत क्या है। तो एक बार पुनः हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। हाइगन्स ने कहा कि जो प्रकाश है वह जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो तरंग के रूप में जाता है, जबकि पहले आप पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। लेकिन हाइगन्स ने कुछ प्रयोगों के आधार पर कुछ तर्क दे करके यह कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब बात आ गई कि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्होंने एक सार्वभौमिक माध्यम ईथर की कल्पना की है और कहा कि जहां पर माध्यम अगर नहीं है वहां पर ईथर माध्यम के द्वारा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चुना है। ईथर का घनत्व सबसे कम है, यानी बहुत कम है समझिए, और इसके अलावा ईथर की प्रत्यास्थता भी क्या है, अधिक है, बहुत अधिक है। इन दोनों गुणों के कारण यानी घनत्व कम और प्रत्यास्थता अधिक होने की वजह से इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वह भी अधिक होगी। इसीलिए जो है सार्वभौमिक माध्यम ईथर की कल्पना उन्होंने किया है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ईथर क्यों माध्यम लिया गया, तो आप बताएगा कि ईथर का घनत्व कम है और प्रत्यास्थता अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल जो है ज्यादा होगी इन दोनों गुणों के कारण, और जब ज्यादा होगी तो इसीलिए इस माध्यम को उन्होंने चुना है। तो यह तो हो गया हाइगन्स का सिद्धांत हो गया। फिर इस सिद्धांत को देने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत और दिया जिसका नाम है हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यानी हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी अपना एक सिद्धांत देने के बाद, यानी हाइगन्स का सिद्धांत देने के बाद, यानी तरंग मान करके फिर उसके बाद ईथर की कल्पना करके माध्यम की, इसके बाद उन्होंने तुरंत जो है हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है। हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं में कुछ तथ्य हैं जिसके आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन तथ्यों के बारे में हम लोग चलते हैं कि उनका क्या तथ्य है। तो पहली उनकी कल्पना जो है, या जो पहला उन्होंने तर्क अपना दिया है, उन्होंने कहा कि जब किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं, बताइए प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा और माध्यम में तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा। तो जब किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो अगर उसमें उसके चलने की दिशा के लंबवत कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होंगे, जिस पर स्थित सभी कण क्या है, समान कला में है, वो ऐसा पृष्ठ कहलाता है तरंगाग्र। वैसे हम इसके पहले भी बता चुके हैं तरंगाग्र क्या है अलग। तो पहला उनका जो सिद्धांत है समझिए, वह तरंगाग्र पर ही आधारित है। वेव फ्रंट जिसको बोलते हैं, वेव फ्रंट जिसको बोलते हैं, इसी पर आधारित रहेगा। तरंगाग्र पर आधारित है उनका पहला नियम या पहला तथ्य उनका है। उन्होंने कहा
ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से प्रकाश आगे बढ़ता है या तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, तो अगर उसमें कोई ऐसे पृष्ठ की कल्पना की जाए या ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, तो ऐसा पृष्ठ कहलाता है क्या? तरंगाग्र। यही परिभाषा देखिए, तरंगाग्र की अलग से भी परिभाषा पूछी जाती है, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो आपका पहला तथ्य तो तरंगाग्र पर ही आधारित है, जिसमें आपको परिभाषा भी मिल जाएगी और आप अलग से भी इसको नोट कर सकते हैं। बोलिए, आ जाएगा समझ में ना? इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसके बाद यह तरंगाग्र अगर देखा जाए तो समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है और इसके अलावा बेलनाकार रूप में भी हो सकता है। तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे ज्यादा आप लोगों के बुकों में देखिएगा तो समतल और गोलीय तरंगाग्र के बारे में ज्यादा देगा, लेकिन जानते रहिए बेलनाकार तरंगाग्र भी होता है। यह कब समतल तरंगाग्र बनता है, कब गोलीय तरंगाग्र बनता है और कब जो है बेलनाकार तरंगाग्र बनता है, इसके बारे में क्या तर्क देना है, इसमें उन्होंने दिया है फर्स्ट में ही कि अगर प्रकाश तरंगे इस तरह चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रकाश तरंगे हैं अगर इस तरह आगे बढ़ रही हैं पैरेलल रूप में, तो यहां पर जब कोई पृष्ठ लिया जाएगा, यहां पर अगर कोई पृष्ठ आप लीजिएगा तो यह देखा जाए तो यह समतल तरंगाग्र को दिखाएगा। कौन सा तरंगाग्र दिखाएगा? समतल तरंगाग्र यह कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। कब समतल रहेगा? जब यह प्रकाश जो तरंगे हैं या प्रकाश जो है तरंगे पैरेलल रूप में चल रही हैं, तो उस समय अगर इस पर कोई पृष्ठ रखिएगा तो वह जो है उससे यह प्रकाश किरणें लंबवत गुजरेंगी और वह जो यह प्लेन बनेगा या तरंगाग्र बनेगा वह समतल तरंगाग्र बनेगा। अगर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रहा है कि जो कि चारों तरफ फैलेगा, इस तरह मान लीजिए यह प्रकाश स्रोत चारों तरफ फैलेगा, मान लीजिए यह प्रकाश स्रोत है, यह चारों तरफ इसकी किरणें फैलेंगी, तो अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो इससे हमने बताया कि चारों तरफ तरंगे इस तरह फैलेंगी। इस तरह देखिएगा, कुछ तरंगों को हम दिखा रहे हैं, इस तरह देखिए तरंगे चारों तरफ फैलेंगी। आप इतना जो है तरंगों को दिखाएगा। अब इस पर जब पृष्ठ कोई खींचेगा तो इसका पृष्ठ इस तरह आएगा। इसका पृष्ठ कैसा रहेगा? ये देखिए गोलीय रूप में रहेगा। अगर पूरा आप चारों तरफ बढ़ा देते तो एक गोले के रूप में आ जाता, तो यह तरंगाग्र क्या कहलाएगा? गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। गोलीय तरंगाग्र यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तब। अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है, जैसे बल्ब देखिए प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, अगर रेखीय तरंगाग्र है, रेखीय तरंगाग्र का मतलब है कि जैसे आप राड ले लेते हैं तो वह देखा जाए तो रेखीय रूप हो जाता है, और जब रेखीय रूप हो जाएगा तो अगर यह प्रकाश स्रोत रेखीय रूप में है तो इसका तरंगाग्र जब बनेगा तो इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, और इसको जब बेलनाकार रूप में बढ़ाएगा, इसको इस तरह बेलन बनाएगा, तो यह देखिए बेलनाकार तरंगाग्र बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है तब, यह देखिए एक रेखीय प्रकाश स्रोत है जिसके दोनों तरफ लाइनों को हमने खींचा है और इसके बाद यह जो है बेलनाकार तरंगाग्र बन गया। लेकिन यह केस आपको कम मिलेगा और इन दोनों की बात ज्यादा होगी, लेकिन जानते रहेगा कि ऐसा होता है। तो देखिए पहला तथ्य इनका जो है इसी पर आधारित रहेगा, तरंगाग्र पर आधारित रहेगा। यानी क्या बताया गया कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में निकलती हैं
तो इनमें खींचा गया या इस माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। बोले कोई दिक्कत है? कब बेलनाकार बनेगा, कब समतल बनेगा, कब गोलीय बनेगा, इसके बारे में हमने बता दिया आपको। बोलिए कन्फर्म हो गए सब लोग ना? तो इसको ध्यान दीजिएगा, फिगर सब लोग कहीं बना लीजिए, चूंकि नोट अगर किए हैं तो इसका फिगर कहीं बना लीजिएगा, तीनों का एक बार बना करके फिर हम दूसरे नंबर चलते हैं। देखिए इनका 3 तथ्य है, दूसरे तथ्य पर चलेंगे हम लोग। आप इसको थोड़ा सा बना लीजिए, बनाना हो तो फिर हम दूसरे तथ्य पर चलते हैं। देखिएगा यह बार बार क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देखिएगा, पेपर मिलाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा सब लोग। और इसमें जो भी टॉपिक बताया जाएगा सब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यह समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र का फिगर बना लीजिएगा और वहां पर बना कर लिख लीजिएगा। यह बना लीजिएगा, उसके बाद तुरंत हम चलते हैं। तो चलिए देखिए बना लिए होंगे सब लोग, अब आगे भी समझते चलिए। अब देखिए पहला नंबर इनका टॉपिक तो तरंगाग्र पर आधारित है। दूसरा टॉपिक अगर देखा जाए तो नए तरंगाग्र पर आधारित इनका रहेगा टॉपिक। इन्होंने एक नया तरंगाग्र की कल्पना की है। कैसे, इसको समझिएगा। उन्होंने बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में माध्यम में आगे बढ़ता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और ये जो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं एक खुद एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। अब बताइए, एक खुद जब एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगेंगे तो इनसे भी तरंगाग्र बनेगा और वह कहलाएगा क्या? नया तरंगाग्र कहलाएगा। उनसे जो बनेगा वह कहलाएगा क्या? बताए, नया तरंगाग्र। यानी पुराना तो प्रकाश स्रोत, जैसे देखिए प्रकाश स्रोत यश है, इससे एक तरंगाग्र बना, लेकिन इस पर स्थित जो भी कण है वे एक नए प्रकाश स्रोत का अगर कार्य करने लगे तो बताए इससे भी तो तरंगाग्र बनेगा, इन सब से भी तरंगाग्र बनेगा, वह एक नए तरंगाग्र का कार्य करेगा या एक नए तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा नंबर इनका यही है कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी माध्यम में तरंग के रूप में आगे बढ़ता है तो माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं, और माध्यम के कण जब कंपन करने लगते हैं तो ये माध्यम के कण खुद जो है एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिससे इनके द्वारा एक अलग तरंगाग्र बनेगा, जिसको आप कहेंगे नया तरंगाग्र बनेगा या नया तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो समझ में आ जाएगा सबको। फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने तीसरा नंबर चुना है। तीसरा नंबर मान लीजिए, देखिए अब इसको हटा रहे हैं, फिर तीसरा नंबर में उन्होंने क्या कहा कि जब किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए प्रकाश बिंदु स्रोत से, आप समझ रहे हैं प्रकाश चारों दिशाओं में जाएगा, अगर यह प्रकाश जो है इस तरह जा रहा है
मान लीजिए आप इसी तरह और भी दिशाओं को ले सकते हैं इस तरह। और इस पर जो है एक तरंगाग्र आप बना लीजिए, मान लीजिए एक प्लेन बना रहे हैं या पुराना तरंगाग्र है जो कि प्रकाश स्रोत यश द्वारा निर्मित है। इस पर स्थित सभी कण देखिएगा, इस प्लेन पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे। तो यह प्राथमिक तरंगाग्र रहेगा। यह क्या रहेगा? प्राथमिक तरंगाग्र रहेगा, यानी तरंगाग्र की पुरानी पोजीशन है जो कि प्रकाश स्रोत यश से बनेगा। अब यहां वाला कण जो है कंपन करेगा और हमने बताया कि जिस चाल से यह तरंग आगे बढ़ेगी उसी चाल से यह भी तरंग आगे बढ़ेगी। अगर तरंग की चाल v मान लिया जाए और समय क्या मान लिया जाए t, तो तरंगाग्र जो इसके द्वारा बनेगा उसके द्वारा चली गई दूरी अगर देखा जाए तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। तो vt आएगा दूरी। अगर vt त्रिज्या लेकर के गोला प्रकार और पेंसिल के बीच में vt त्रिज्या लेकर के इन बिंदुओं को केंद्र मानकर बारी बारी से अगर आप गोले का निर्माण करिए, यानी इस तरह गोले को बनाए आप, यह देखिए गोला बन रहा है। इसी तरह अगर गोले का निर्माण किया जाए, इस तरह गोले का निर्माण करें हम, त्रिज्या समान लीजिएगा आप लोग। यहां पर देखिएगा गोले का अगर निर्माण किया जाए तो इस तरह गोले का रूप आएगा। और यह तो ए बी आपका देखा जाए तो प्रकाश स्रोत यश द्वारा तरंगाग्र बना था, और जब एक नया तरंगाग्र बनेगा तो देखिएगा इस पर आ जाएगा एक नया तरंगाग्र, इन पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होगी। यानी एक देखिए नया तरंगाग्र यह बनेगा और जिसका नाम क्या रहेगा? ए डैश और क्या बी डैश नाम रहेगा, जो कि नया तरंगाग्र बनेगा किनके द्वारा? कण 1, इसी को आप कण 1 2 3 4 और क्या 5, इनके द्वारा नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब पुराना तरंगाग्र ए बी वाला है जो कि प्रकाश स्रोत यश द्वारा है। लेकिन हर एक, इस पर हमने बताया कि हर एक जो प्रकाश यह कण है कंपन कर रहा है समान कला में, हर एक नया प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा तो उसके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा, यानी तरंगाग्र की नई पोजीशन वह है ए डैश और क्या है? बी डैश। यह प्राप्त होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है? वीटी। चूंकि टी समय में यह यहां से यहां तक गया, वी चाल है, उतने समय में यह भी आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो यहां पर जो है इसको लिया गया है, यह तरंगाग्र की नई पोजीशन है। वैसे देखा जाए तो एक पोजीशन यह भी बनती है, यानी आप पीछे की तरफ बढ़ाएगा तो यह भी एक पोजीशन बनेगी, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि तरंगाग्र जो आगे बढ़ेगा उसी को लिया जाएगा। पीछे वाला तरंगाग्र नहीं लिया उन्होंने खुद कहा कि पीछे वाला तरंगाग्र को नहीं माना जाएगा, जो आगे बढ़ता हुआ तरंगाग्र है उसको केवल लिया जाएगा। तो आगे का मतलब ए डैश बी डैश को लिया जाएगा और इसके पीछे जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया उसको नहीं लिया जाएगा, उन्होंने खुद कह दिया है। तो समझ में आ जाएगा ना। तो इनका देखिए 3 तथ्य है और सबको अब आ जाना चाहिए। इसके बारे में नोट कर डालिएगा जैसे हम बताए हैं और तैयार रखिएगा इसको। फिर देखिएगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर हम परावर्तन और अपवर्तन की भी व्याख्या करेंगे। परावर्तन की भी व्याख्या करेंगे और क्या अपवर्तन की भी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आप लोग चलिए हेडिंग अब डालिएगा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, यह हेडिंग डाल लीजिएगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, यह हेडिंग डाल लीजिएगा। परावर्तन की व्याख्या।
हेडिंग सबकी पढ़ जानी चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, परावर्तन की भी व्याख्या करेंगे, फिर हम अपवर्तन की भी व्याख्या करेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन अभी परावर्तन है और इन्हीं दोनों टॉपिक पर यह लेसन समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, परावर्तन का मतलब होता है कि इसके लिए एक पृष्ठ होना चाहिए जो कि अपारदर्शी रहेगा। एक अपारदर्शी पृष्ठ आप खींच लीजिए। पहले देखिए, एक अपारदर्शी पृष्ठ हम खींच लिए, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। परावर्तन की क्रिया पढ़े हैं आप लोग कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल, यह रहेगा, मान लीजिए अपारदर्शी तल जेड और क्या है, जेड डैश अपारदर्शी तल है। अगर आप इस पर कोई प्रकाश, जैसे देखिए आप जानते हैं कि हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का भी प्रयोग करना है। अगर इसका प्रयोग ना करना रहता तो आप प्रकाश इस तरह डालते और कहते कि आपतित किरण है प्रकाश की, और इस तरह यह परावर्तित हो जाएगी, तो यह परावर्तित किरण रहेगी, और इस पर आप अभिलंब खींच लेते। ध्यान दीजिएगा पहले, और यह आपतन कोण रहा था और यह कौन सा कोण रहा था, परावर्तन कोण आर रहा था। तो बता देते कि परावर्तन के दो नियम भी हैं। कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है। इसी तरह से इसको भी आपको सिद्ध करके बताना है, या दोनों नियमों को यहां भी लगाना है, इसीलिए कहा परावर्तन की व्याख्या, लेकिन हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। तो हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आपको लगाना है। तो आप जानते हैं कि हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कि तरंगाग्र का निर्माण होगा। और तरंगाग्र का निर्माण कैसे हो सकता है? जब कम से कम दो प्रकाश तरंगे चलें। बोलिए, कम से कम बताएं। एक प्रकाश तरंग रहेगी तो कौन सा समतल वगैरह बनाएंगे? कम से कम दो प्रकाश तरंगे इस तरह आगे बढ़ेंगी, तभी यह जो है तरंगाग्र, चाहे वह समतल बनेगा, चाहे गोलीय बनेगा, चाहे बेलनाकार बनेगा, तभी न बन पाएगा। कम से कम दो तरंगे होनी चाहिए। तो यहां भी देखिए, हम दो तरंगों को भेज रहे हैं। एक तरंग इस तरह चली, ध्यान दीजिएगा, और एक तरंग जो है यहां से आकर टकरा गई, और एक तरंग इस रूप में चली। लेकिन इस रूप में चलने का मतलब है, देखिएगा दूरी उतने कवर की है, इस रूप में चली, और यहां पर यह आपतित किरणें हैं, जिससे बताइए तरंगाग्र कैसा बनेगा? समतल बनेगा। बोलिए, अगर प्रकाश की किरणें समांतर हैं तो हम बता चुके हैं पहले ही कि इसका तरंगाग्र क्या बनेगा? समतल। अगर बताइए हम इस बिंदु पर और इस बिंदु पर तरंगाग्र बनाना चाहेंगे तो एक तरंगाग्र देखिए इस तरह बन जाएगा। एक तरंगाग्र मान लीजिए यह क्या बन गया? ए बी बन गया। ए बी जो है एक तरंगाग्र के रूप में आएगा, जिस पर स्थित सभी कण किस कलम होंगे? कंपन की समान कलम होंगे। एक खासियत है, यह तरंगाग्र देखिए यहां तक बना। और आप बताएं इस पर लंबवत रहेगा कि नहीं? यह 90 का है तो यह भी देखिए कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का कोण रहेगा इसमें भी। यह तरंगाग्र जो है ए बी बना। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यह तरंगाग्र क्या है? ए बी बना। अब बताएं, इस तरंगाग्र से हमने बताया कि जो माध्यम के कण वह कंपन करने लगेंगे, तो इससे बताए द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी कि नहीं? एक खुद लगेंगे प्रकाश स्रोत का कार्य करने माध्यम में, इस पर स्थित सभी कण खुद लगेंगे प्रकाश स्रोत का कार्य करने, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। कौन सी तरंगिकाएं निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और
द्वितीयक तरंगिकाएं जब निकलेंगी तो यह देखिए तरंग, यह तो तरंग इसी तरह आगे बढ़ जाएगी, बोलिए, और यह तरंग यहां से टकराकर आगे तो निकल नहीं पाएगी, जगह नहीं मिल पा रही है, तो यहां से परावर्तित होगी कि नहीं, यहां से परावर्तित होकर यह आगे बढ़ेगी। इसी तरह बढ़ा लीजिए आगे, इस तरह एक आगे बढ़ा लीजिएगा। बोलिएगा, यह प्रकाश किरणें तो आगे चली गई, चूंकि तेज था, यहां पर टकराकर फिर इसमें परावर्तन होगा, इस तरह आगे बढ़ेगी, इसको पैरेलल नहीं रहेगा, इस तरह आगे बढ़ेगी दोनों, यहां पर भी आगे बढ़ेगी। लेकिन यहां पर तरंगाग्र की नई पोजीशन अगर दिखाना है तो बताइए यहां पर भी परपेंडिकुलर इसी तरह बताइए डाला जाएगा कि नहीं, एक लंबवत जो है इस पर भी डाला जाएगा। और जिसकी त्रिज्या अगर मान लीजिए यह ए डैश है, क्या है, ए डैश है, तो अगर ए डैश मान लीजिए यहां से यहां तक तरंग के आने में समय लगा कितना, टी लगा, कितना लगा समय, टी लगा, पहले फिगर समझ लीजिएगा। और यह तरंग v चाल से चल रही है, तो बताइए यहां से यहां तक जो दूरी है ए डैश की दूरी है, बताइए v इंटू टी हो जाएगा कि नहीं, चाल गुणे समय। जितना दूरी यह कवर किया हो उतने समय में यह जो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से चलेंगी जिस चाल से चली है प्राथमिक वाली। तो अगर मान लीजिए यहां से यहां तक इनको जो है दूरी कवर करने में v इंटू टी समय लगा, तो उसी तरह v टी का या v इंटू टी समय का आर्क लेकर के, यानी इतनी दूरी का आर्क यानी चाप लेकर के गोलाप्रकार और पेंसिल की नोक में कितने दूरी का, वीटी दूरी का आर्क या चाप लेकर के बी बिंदु को केंद्र मानकर इस तरह लगा दीजिएगा। बताइए यह कट करेगा कि नहीं, और कट करेगा तो यहां पर जो है जब कट कर दिया, यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिए इसको मिला दीजिएगा, यहां से क्या क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और यहां से यह मिला दीजिएगा, तो यह देखिए ए डैश और क्या बन जाएगा, बी डैश। यह तरंगाग्र की नई पोजीशन बन जाएगी, नया तरंगाग्र बन जाएगा जो कि द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा बना है। यह नया तरंगाग्र बन जाएगा जिसको आप कह सकते हैं परावर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र, यह आपतित तरंगाग्र रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी अगर देखा जाए तो आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। और ए डैश बी डैश अगर देखा जाए तो यह परावर्तित तरंगाग्र रहेगा, परावर्तित तरंगाग्र रहेगा, तरंगाग्र रहेगा जो कि परावर्तित किरणों द्वारा बना है। बोलिए, आपतित तरंगाग्र और क्या, परावर्तित तरंगाग्र। अब अगर देखा जाए तो यहां से आपतित तरंगाग्र यह है, इसके बीच जो है कोण बनेगा आई, और यहां से यह परावर्तित है, यहां से तल द्वारा कोण बनेगा क्या, बताइए आर। अगर आई बराबर आर हो जाए तो परावर्तन का जो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, वह नियम बताइए सत्य हो जाएगा कि नहीं, वह नियम सत्य हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा हम समझा दे रहे हैं। इसके लिए आपको त्रिभुज क्या क्या लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी ए डैश, ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज पर, ए बी और क्या, ए डैश, तथा कौन सा त्रिभुज फिर, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, हाँ देखिए बी ए डैश बी डैश, हाँ ठीक, में इसको लीजिएगा दोनों त्रिभुज। आप बताइए इसमें कौन कौन भुजा किसके बराबर है, इसको देखिएगा। यह बी ए डैश तो कॉमन है, यानी बी ए डैश सब में कॉमन है, तो बी ए डैश बराबर बी ए डैश, यानी आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। बोलिए, कारण यही रहेगा ना, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा यह देखिए 90 का है, तो यह भी बताइए कितने का रहेगा, 90, यानी कोण ए, इसी में लिख देते हैं डायरेक्ट, कोण ए बराबर क्या, कोण बी डैश। बोलिए, यह बराबर हो गया। उसके अलावा आप बताए ए डैश का आर्क लिए थे ना,
ए डैश का आर्क लिया है ना, उतना दूरी है, और उतना दूरी यह भी है, चूंकि वीटी है यह भी दूरी है, अब वीटी त्रिज्या का चाप भी लगाया है, तो ए डैश बराबर क्या है, बी बी डैश। अब बताए तीन शर्तें इस त्रिभुज में लागू हुई, यानी एक कोण बराबर हुआ, दो भुजा बराबर हुई, तो बताइए सर्वांगसम हुआ कि नहीं। अतः क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम होगा क्या, त्रिभुज बी ए डैश बी डैश। जब सर्वांगसम हो गया तो हर एक कोण जो संगत रहेगा उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अतः आप लिख दीजिएगा, अतः आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। आई बराबर आर का मतलब है कि एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख दे सकते हैं, ए बी ए डैश यानी कोण ए बी ए डैश बराबर किसके बताइए, बी डैश ए डैश बी, बी डैश ए डैश और क्या बी, जिसमें आप आई और आर माने हैं, तो आई बराबर क्या है, आर हो गए, यानी आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। यही आपको एक्सप्लेन करना था, परावर्तन की व्याख्या करना है, जिसमें पहला नियम भी मिल गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या है, बराबर। तो आप चलिए फिगर भी बनाते जाइए, ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर आप लोग बनाएगा, कुछ लिखवाना रहेगा, इसके बाद तब इसको नोट करना रहेगा। तो फिगर सब लोग बनाएगा स्पष्ट, जो हम लिए हैं सिंबल ए बी या ए डैश बी डैश, उसी को आप लोग लीजिएगा। चलिए पहले नोट करते जाइए, अभी फिगर तो रहेगा ही, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिगर के लिए जगह उतना छोड़ दीजिएगा, बना रहे होंगे, पहले नोट कर लीजिए तो बनाएगा आप। लिखिएगा, लिखिएगा, माना जड़ जड़ डैश, जड़ जड़ डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, एक परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर दो आपतित किरणें जिस पर दो आपतित किरणें तरंगाग्र ए बी बनाते हुए, तरंगाग्र ए बी बनाते हुए आपतित होती हैं, तरंगाग्र ए बी बनाते हुए आपतित होती हैं। देखिए ए बी बनाते हुए तरंगे आपतित हो रही हैं, हो गया। लिखिएगा, परावर्तित तरंगे, परावर्तित द्वितीयक तरंगे, बल्कि बढ़ाएगा, परावर्तित द्वितीयक तरंगे एक नए तरंगाग्र ए डैश बी डैश, एक नए तरंगाग्र ए डैश बी डैश का निर्माण करती हैं, ए डैश बी डैश का निर्माण करती हैं। हो गया, ए डैश बी डैश का निर्माण करती हैं। बी डैश लिखिएगा, बी बी डैश की दूरी, बी बी डैश की दूरी ए ए डैश के बराबर होगी, ए ए डैश के बराबर होगी, बी बी डैश की दूरी ए ए डैश के बराबर होगी, क्योंकि यदि ए
बिंदु से चली तरंग ए डैश तक, बिंदु ए से चली तरंग ए डैश तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लेती है। स्मॉल टी समय लेती है और तरंग की चाल v ली जाती है। तरंग की चाल v ली जाती है। तरंग की चाल क्या ली जाती है? v ली जाती है। तो ए डैश बराबर v इंटू टी। बोलिए चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लिखिएगा अतः ए डैश त्रिज्या का, अतः ए डैश त्रिज्या का बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर हो गया, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप बी डैश लगाया। जहां बी डैश बराबर v इंटू टी होगा, जहां बी डैश बराबर v इंटू टी होगा। बोलिए दूरी बराबर हो गई कि नहीं? दूरी बराबर हो गई। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखिए इस तरह आपको प्रूव करके बता दिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। यह बताइए परावर्तन की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो परावर्तन की व्याख्या में देखिए आपतित तरंगाग्र यह हुआ, परावर्तित तरंगाग्र यह हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं? और आप जानते हैं परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है। यहां पर आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर भी होता है। यहां भी देखिए आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर हो गया, हम सिद्ध कर दिए। इसके अलावा देखिएगा दूसरा नियम जब चलिएगा तो आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र और इससे अटैच जो जेड डैश है सब बताइए तीनों एक ही तल से, एक ही तल का मतलब जेड डैश से संबंधित है कि नहीं? देखिए सब जो है उसी से संबंधित है। ये दूसरा नियम भी सत्यापित हो जाएगा। तो बताइए पूरा परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी ना? पूरे परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो आप लोग देखिए फिगर भी बना लीजिएगा और इसके साथ साथ यह लाइन जो हमने लिखवाया है इसको भी नोट कर लीजिएगा। कौन आपतित तरंगाग्र है, कौन परावर्तित तरंगाग्र है, उसको समझिएगा। द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा परावर्तित तरंगाग्र बना हुआ है। तो अब नोट कर लीजिएगा पूरा, और फिर अगले वीडियो में हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे इसी तरह से। और एक अपवर्तन की व्याख्या जब हो जाएगी तो यह लेसन आपका समाप्त हो जाएगा सब लोग। तो आज इतना ही ध्यान रखिएगा, बस रहने देते हैं।